चुड़ैल के चाय पकौड़े। हाय हाय हाय, कितनी गर्मी लग रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि आत्मा जलने वाली हो। ये जमीन के नीचे तो बिल्कुल आग बढ़ रही है, आग। शमशान घाट की जमीन के नीचे एक भूतिया गांव बसा होता है, जहां जो भी मर जाता है वो वहां पहुंच जाता है। उसी गांव में एक मोहिनी नाम की चुड़ैल गर्मी से बौखला रही होती है। हाय हाय ओम फो, ये गर्मी तो पूरे दुर्राटे काट रही है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो यहाँ से बाहर जा रही हूँ। इतना कहते ही चुड़ैल शमशान घाट की जमीन के ऊपर से इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां बहुत जोर से बारिश हो रही होती है, जिसमें चुड़ैल धीरे धीरे भीगने लगती है। अरे वाह, कितनी मस्त मस्त बारिश हो रही है। बारिश में भीगते ही पूरा शरीर ठंडा ठंडा हो गया है। भेजा भी कूल कूल हो गया है। चुड़ैल शमशान घाट से निकलकर बारिश के मजे लेती हुए चलती रहती है। देखते ही देखते वो एक चाय पकौड़े के ढाबे के पास पहुंच जाती है। ओए होए, ये क्या चीज है। यहाँ तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इतनी बारिश में लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। लेकिन मैं इंसानों के बीच में इस तरह जाऊंगी तो ये लोग मुझसे डर के भाग जाएंगे। पहले मुझे अपना भेष बदलना होगा। इतना कहते ही चुड़ैल एक औरत के रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो चाय पकौड़े के ढाबे के अंदर चली जाती है। लोगों को चाय और पकौड़ा खाते हुए देखती है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं? तभी चुड़ैल वेटर से कहती है, अरे ओ भाई साहब, जो ये लोग खा रहे हैं मेरे लिए भी लेकर आओ। थोड़ी देर में वेटर चुड़ैल के लिए चाय पकौड़े लेकर आ जाता है, जिसके बाद चुड़ैल चाय पकौड़े खाने लगती है। ओहो, क्या बात है, क्या स्वाद है। लेकिन इसे कहते क्या है? तभी चुड़ैल एक टेबल पर एक आदमी और एक औरत को बात करते हुए सुनती है। जानू, कितना मजा आ रहा है इस ठंडी ठंडी बारिश में चाय पकौड़े खाकर। हाँ डार्लिंग, आखिर ये फेमस चाय पकौड़े की दुकान जो है, इसके चाय पकौड़े तो इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तभी चुड़ैल खुद से कहती है, अच्छा अच्छा, तो इसका नाम चाय पकौड़े हैं। ये तो बहुत ही प्यारे और स्वादिष्ट है। चुड़ैल पेट भर के चाय और पकौड़े खा लेती है, जिसके बाद चुड़ैल बारिश के मजे लेने के लिए बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बारिश में बाहर आकर भीगने लगती है, उसे बहुत कूल कूल लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर चाय पकौड़े के ढाबे के बाहर खड़े कुछ गरीब लोगों के ऊपर पड़ती है। अरे ये क्या, ये लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, बाहर क्यों खड़े हैं? तभी चुड़ैल उनके मन को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस चाय पकौड़े के ढाबे का मालिक बाहर निकल कर आता है और उन्हें भगाने लगता है। अरे तुम लोग फिर से आ गए। कितनी बार कहा है मेरे ढाबे के सामने मत खड़े होया करो। तुम जैसे गरीब लोगों को एक बात समझ नहीं आती। अभी के अभी मेरे ढाबे के सामने से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मालिक, मालिक हम पर रहम कीजिए। देखिए कितनी जोर से बारिश हो रही है। अबे बुड्ढे, तुझे एक बात समझ नहीं आती ना? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। दुष्यंत उस बूढ़े आदमी के ऊपर हाथ छोड़ देता है और उसे मारने लगता है। ये सब चुड़ैल से देखा नहीं जाता, जिसके बाद चुड़ैल दुष्यंत के पास जाती है और उससे कहती है, अरे तुम इन गरीब लोगों को क्यों मार रहे हो? आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना बड़ा चाय पकौड़े का ढाबा खोला है, क्या तुम इन गरीब लोगों को चाय पकौड़े नहीं खिला सकते? इतने अमीर होने के बाद इतना छोटा सा दिल है तुम्हारा। देखिए, आप इसके बीच में मत पड़िए, हम खुद ही नहीं देख लेंगे। तभी दुष्यंत अपने कुछ वेटर्स को बुलाता है और अपने ढाबे के सामने से उन सभी गरीब लोगों को हटवा देता है, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। लेकिन चुड़ैल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अपने मन ही मन सोचती है, ये आदमी तो बहुत निर्दयी है। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं इसे मार दूंगी। ये सोचकर चुड़ैल बारिश में भीगते हुए रात का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है, वो मौका देखते ही दुष्यंत के घर में घुसकर उसका गला घोंटकर मार देती है, जिसके बाद वो उसे मरा हुआ देखकर कहती है, अब देखती हूँ ये गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कैसे करेगा। क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं इसी का रूप धारण करके इसके चाय पकौड़े के ढाबे को चलाऊं। चुड़ैल अपने आप को दुष्यंत के रूप में बदल देती है, जिसके बाद वो अगले दिन सुबह होते ही चाय पकौड़े की दुकान में पहुंच जाती है और सबसे पहले वो गरीबों के लिए चाय पकौड़े बनवाती है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद जब सुबह हमारी दुकान की शुरुआत होगी, सबसे पहले चाय पकौड़े बनकर गरीबों में बांटेंगे।
चुड़ैल सभी वेटर से कहती है, ये निर्दयी दुष्यंत गरीबों के लिए इतना कैसे सोच रहा है। चलो, इसने गरीबों के लिए सोचा तो सही, लेकिन काश ये हमारे लिए भी सोच लेता। हम गरीब भूखे प्यासे यहाँ दिन भर काम करते हैं, लेकिन इसे हम में से किसी की भी कोई परवाह नहीं है। चुड़ैल को वेटर के मन की बात सुनाई पड़ जाती है, जिसके बाद वो सबसे कहती है, एक बात और, तुम सभी यहाँ काम करते हो। जब भी तुम्हें भूख लगे या चाय पकौड़े खाने का मन हो तो तुम लोग भी बिना पैसों में खा सकते हो। ये सुनने के बाद सभी वेटर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चुड़ैल दुष्यंत का रूप लेकर चाय पकौड़े की दुकान चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत का परिवार उसका अंतिम संस्कार कर रहा होता है। उसके अंतिम संस्कार के बाद दुष्यंत का मुनीम उसके चाय पकौड़े की दुकान की खैर खबर लेने पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो दुकान के बाहर खड़ा होकर दुष्यंत के जैसे दिखने वाले एक आदमी को उसकी दुकान में देखता है तो वो अचंभित रह जाता है। अरे अरे, ये क्या, हमारी दुकान में तो कोई दुष्यंत का हमशक्ल बैठा है। लगता है दाल में कुछ काला है। ये सब मुझे दुष्यंत साहब जी के परिवार को बताना होगा। मुनीम तुरंत दुष्यंत के परिवार को जाकर दुष्यंत की चाय पकौड़े की दुकान के बारे में उन्हें सब बता देता है। अरे और तो और, वहाँ पर दुष्यंत के जैसा हूबहू दिखने वाला एक आदमी भी बैठा है। जल्दी कुछ करना पड़ेगा और इसे पुलिस के हवाले करना होगा। मुनीम की बात सुनकर दुष्यंत की पत्नी और उसका बेटा तुरंत पुलिस के साथ चाय पकौड़े के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दुष्यंत की पत्नी उसके हमशक्ल को देखती है, वो उससे पूछती है, कौन हो तुम और तुम्हारी शक्ल मेरे पति दुष्यंत की तरह क्यों मिलती है? शारदा की ये बात सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। तभी चुड़ैल शारदा से कहती है, मैं शमशान घाट से निकली हुई एक चुड़ैल हूँ। मुझे वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, इसीलिए मैं वहाँ से निकलकर तुम्हारी दुनिया में आ गई। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने तुम्हारे पति को देखा। वो बहुत ज्यादा निर्दयी है और गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार भी करता है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। चुड़ैल शारदा को उसके पति के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद शारदा और उसके बेटे विवेक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी शारदा चुड़ैल से कहती है, देखो, मेरे पति जैसे भी थे उन्होंने बहुत बुरा किया, जिसकी सजा तुमने उन्हें दे दी। लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ और हाँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। इस चाय पकौड़े की दुकान में लोगों को चाय पकौड़े तभी मिलेंगे जब पकौड़े गरीब लोगों में बांटे जाएंगे। मैं तुम्हारी ही तरह गरीब लोगों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ, माँ बिल्कुल सही कहती है। तुम वापस अपनी दुनिया में चली जाओ। अब हम दोबारा किसी भी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन याद रखना, मैं कभी भी यहाँ पर आकर ये सब दोबारा से देख सकती हूँ। अगर मुझे दोबारा ऐसा होता हुआ नजर आया तो मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से अपनी दुनिया में लौट जाती है, जिसके बाद शारदा और विवेक चाय पकौड़े की दुकान को चलाने लगते हैं और गरीब लोगों का ध्यान रखते हैं। सेब के पेड़ पर चुड़ैल। हाय हाय, सुबह से शाम हो गई, लेकिन आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। अरे मैं तो चलते चलते भी बहुत थक गई हूँ। तभी शारदा को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखते ही शारदा खुशी से कहती है, अरे वाह, क्या बात है, आज तो किस्मत ही चमक गई। ये तो बहुत ही घना पेड़ है और इसके ऊपर बिल्कुल लाल लाल रसीले रसीले सेब भी लटके हुए हैं। कुछ देर इसी के नीचे बैठकर आराम कर लेती हूँ और भूख भी बहुत जोर से लग रही है। एक दो सेब भी खा लेती हूँ। ऐसा कहकर शारदा वहाँ पड़ी एक लकड़ी की टहनी को उठाती है और उससे पेड़ के ऊपर से सेब तोड़ने लगती है। तभी कुछ सेब गिरकर उसकी झोली में आ जाते हैं, जिन्हें वो बैठकर आराम से खाने लगती है। क्या बात है, क्या रसीले रसीले मीठे मीठे सेब हैं, मजा ही आ गया। सेब खाकर वो वहीं पेड़ की छांव में सो जाती है। जैसे ही शाम होती है, शारदा उठती है और अपने घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुंचते ही उसका पति शराब के नशे में धुत बिस्तर पर पड़ा होता है, जिसे देखकर शारदा कहती है, देखो तो सही, मेरी मेहनत की कमाई को किस तरह ये आदमी शराब के नशे में उड़ाता जा रहा है। इसे तो थोड़ी भी चिंता नहीं कि इसके आगे 2 बच्चे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाने को बना दो। माँ, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई आने में? आपको पता है, पिताजी ने हमसे किताब के पैसे छीन लिए और उसकी शराब पी ली।
ये सुनते ही शारदा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने शराबी पति को उठाने लगती है। अरे उठो, उठो ना, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है? अरे जरा इन बच्चों की तरफ देखो, कितने मासूम हैं। अभी इनकी उम्र पढ़ने लिखने की है और तुम उनकी किताबों के पैसे छीनकर शराब पी कर आए हो। अरे मनहूस, अरे क्यों मेरे कान पर चिल्ला रही है? जा यहाँ से। अरे कैसे पिता हो तुम? तुम्हारे जैसे पिता तो इस धरती पर होने ही नहीं चाहिए। इतना सुनते ही दामोदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शराब के नशे में झूमता हुआ उठता है और शारदा को मारना शुरू कर देता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उल्टा सीधा सुनाएगी और मेरे साथ जुबान जोड़ी करेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तुम जैसी औरत लातों की होती है, बातों से थोड़े ही मानोगी। जरा उठती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। आधी रात होते ही शारदा को सोते सोते बहुत पसीना आने लगता है। देखते ही देखते शरीर का कलर हरा पड़ जाता है। तभी उसकी आंखें खुलती है। आखिर मैं दोबारा जिंदा हो ही गई। शारदा के अंदर एक भयानक चुड़ैल होती है जो शारदा के ऊपर कब्जा कर लेती है और उसे उसी पेड़ के पास लाकर खड़ा कर देती है जहां से शारदा ने सेब खाए थे। क्या बात है, मेरे रसीले रसीले मीठे मीठे सेब कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इनकी मदद से उन सभी लोगों को मार दूंगी जो औरतों के ऊपर अत्याचार करते हैं और उन्हें अपने पैर की जूती समझते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल पेड़ से सेब तोड़ती है और एक टोकरी में भर लेती है, जिसके बाद वो गांव के घर घर जाकर उनका दरवाजा खोलती है और उनके घर के बाहर 4 सेब रख देती है। जब चुड़ैल की टोकरी के अंदर से सारे सेब खत्म हो जाते हैं, तब चुड़ैल खुद से कहती है। दामोदर शारदा को बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपनी दारू की बोतल उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। बेचारी शारदा रोते हुए अपने आप से कहती है, ये कैसी किस्मत है मेरी, आखिर मैंने कौन सी पाप कर दिए जो मेरे नसीब में ऐसा शराबी आदमी मुझे मिला। इतना पिटने के बाद भी शारदा किसी सबसे पहले तो मैं उस आदमी से बदला लूंगी जिसने इस बेचारी औरत के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। ऐसा कहकर चुड़ैल दामोदर को ढूंढने लगती है। तभी चुड़ैल को दामोदर सड़क के किनारे शराब पीता हुआ दिखाई देता है। वो रहा मेरा शिकार। चुड़ैल दामोदर के पास जाती है और उसे जान से मार देती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, गांव के लोगों को दामोदर की लाश मिलती है। अरे ये क्या, इस दामोदर को किसने मार दिया? अरे अच्छा हुआ मर गया, इसने तो शारदा बहन का जीना हराम कर रखा था। अब बेचारी सुकून से तो जी पाएगी। ऐसा कहकर दामोदर के मरने पर किसी को भी कोई अफसोस नहीं होता और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शारदा भी दामोदर का अंतिम संस्कार कर देती है, जिसके बाद धीरे धीरे जैसे ही रात होती है, गांव की कई सारी औरतों के अंदर पेड़ की चुड़ैल उनके शरीर पर काबू कर लेती है, क्योंकि उन्होंने चुड़ैल के रखे हुए सेब खा लिए होते हैं। जिसके बाद जो भी औरत किसी आदमी का जुल्म सहन कर रही होती है, वो अपने पति को मार देती है। ऐसे ही हर रोज किसी न किसी की लाश गाँव में मिलती रहती है। एक दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर बात करने लगते हैं। अरे भाई साहब, ये सब गांव में क्या हो रहा है? हमारे गांव के कई आदमी लोग मर गए हैं, ये सब कौन कर रहा है? अब क्या बताएं तुम्हें, अभी तक जितने भी आदमी लोग मरे हैं वो सब शराबी और एक नंबर के निकम्मे आदमी मरे हैं, लेकिन इन लोगों को मार कौन रहा है? मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। मेरी बात मानो, आज की रात पहरा देते हैं, देखते हैं ये सब कौन कर रहा है। सावित्री की बात गांव वाले मान लेते हैं और रात होते ही वे लोग चौकन्ने रहते हैं। आधी रात होते ही गांव की कुछ औरतें जो अपने पतियों से बहुत परेशान होती हैं, वो अपने पतियों को मारकर गांव में फेंक देती हैं। उनके बीच में चुड़ैल भी होती है। ये सब गांव के कुछ लोग देख लेते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, गांव के सभी लोग इस सच्चाई को गांव की सभी औरतों को बताते हैं। अरे उन आदमियों को मारने वाली औरतें और कोई नहीं, वही हैं जो उनकी पत्नियां हैं। हाँ, कल रात ये नजारा हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है? ये सब रोकने के लिए हमें तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उनकी मदद करने के लिए रात के समय उनके गांव में पहुंच जाते हैं।
तांत्रिक अपनी शक्तियों के सहारे सेब के पेड़ तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो उस पेड़ को देखकर एक मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। तांत्रिक के मंत्र से चुड़ैल पेड़ के अंदर से निकलकर बाहर आती है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो जैसे उन दुष्ट आदमियों को मारा है तुझे भी मार दूंगी। देख चुड़ैल, जो तू अब ये सब कर रही है वो ठीक नहीं है। इन औरतों को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। जो दुष्ट व्यवहार मेरे साथ हुआ अब मैं और किसी के साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पति ने मेरे ऊपर इतने अत्याचार किए और मुझे एक दिन मारकर इस सेब के पेड़ के नीचे दफना दिया। अब मैं इन सेब की मदद से इस गांव के सभी दुष्ट आदमियों को मार दूंगी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इन औरतों को देखो, ये चाहे जितना भी अपने पतियों के जुल्म सहन कर लें, लेकिन ये सभी उनसे प्यार बहुत करती हैं। तुम इन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और इस पेड़ से हमेशा के लिए चली जाओ। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस गांव में जितने भी दुष्ट आदमी हैं, मैं सबको मार दूंगी और इस सेब के पेड़ से कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद न चाहते हुए भी तांत्रिक को चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़कना पड़ता है, जिसके साथ साथ चुड़ैल तो जलती ही है, साथ में वो सेब का पेड़ भी जलकर राख हो जाता है, जिसके बाद से गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इस दुर्घटना से कई गांव के कई आदमियों को अच्छा सबक मिलता है और वो अपनी औरतों के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं। 3 सिर वाली भूतिया बेटी। साहिल एक रेस्टोरेंट का स्टाफ मेंबर था। उसकी लेट शिफ्ट रात के 2 बजे खत्म हो चुकी थी। वो घर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में तभी एक खंभे पर बैठी चुड़ैल उसे देखकर कहती है, आखिर मुझे इसका शरीर मिल गया। अब मैं इसके शरीर पर कब्जा करके बहुत मजे करूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उसके शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाती। तो कहती है, ये क्या? आखिर मैं इसके शरीर पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रही? कोई बात नहीं, ये ना सही तो इसके घर में किसी और के शरीर में रहूंगी, लेकिन रहूंगी जरूर। ये बोलकर चुड़ैल साहिल का पीछा करते हुए उसके घर में आ जाती है। तभी उसकी 15 साल की बहन रश्मि सो रही थी। उसे सोता देख चुड़ैल उसी वक्त उसके शरीर में अचानक से कब्जा कर लेती है, जिसके बाद रश्मि छटपटाकर बैठ जाती है और लाल आंखों के साथ चिल्लाने लगती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। ऐसा कहकर वो घर में उथल पुथल मचाने लगती है और सारे सामान को तोड़ने लगती है। ये देखकर साहिल और उसके माता पिता डर जाते हैं और कहते हैं, अरे राम, ये मेरी फूल सी बच्ची को क्या हो गया? बेटा, ये क्या कर रही है तू? रुक जा, मत कर ऐसा। हाँ बेटा, अचानक से ये तोड़फोड़ क्यों कर रही है? मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी, खा जाऊंगी एक एक को। रश्मि, तू ये क्या बोली जा रही है? क्या हो गया तुझे अचानक से? देख, मैं हूँ तेरा भाई। कौन है तू? कोई भाई वाई नहीं है मेरा। अच्छा हुआ आज मुझे ये शरीर मिल गया। अब मैं इसी के शरीर में कब्जा करके देखो क्या क्या करती हूँ। ये कहते ही वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। तभी रोते हुए कमला कहती है, कब्जा? साहिल के पापा, ये रश्मि को क्या हो गया? मुझे तो लगता है कि किसी काली चुड़ैल ने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब क्या होगा? अरे तुम खामखा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे आपने सुना नहीं? उसने कहा था कि उसने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। माँ, बेहतर होगा अभी हम रश्मि के बारे में सोचें। ये बोलते ही साहिल उसे बेड पर सुला देता। आखिर ये चुड़ैल कौन थी और उसके शरीर में घुसकर क्या हासिल करना चाहती थी? क्या रश्मि पहले जैसी ठीक हो पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 हफ्ते बाद रश्मि अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। कभी अकेली बैठकर हंसती तो कभी डरी सहमी रहती। ऐसे ही एक दिन आइसक्रीम वाला आता है, जिसे देखकर रश्मि आइसक्रीम खाने की जिद करती है। तभी उसकी माँ कहती है, नहीं रश्मि, तुम आइसक्रीम नहीं खा सकती, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। भूल गई तुम्हें जुकाम है। तुझे एक बार की मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे आइसक्रीम खानी है, जा मुझे ला कर दे। नहीं, मैं तुझे खाने नहीं दूंगी।
और ये तू अपनी माँ से कैसे बात कर रही है? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ये बोलते ही वो चुड़ैल कमला को बाल पकड़कर पटकने लगती है और गुस्से में उस आइसक्रीम वाले को मारकर आइसक्रीम खा जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर के लोगों को भी परेशान करके उनके घर में भी तोड़ फोड़ करने लगती है। फिर अचानक से शांत होकर चली जाती है। तभी उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है। रश्मि बेटा, खाना खा ले। जैसे ही कमला रश्मि को कहती है तो वहाँ उसे बहुत घिनौना नजारा देखने को मिलता है। वो ये कि उसकी बेटी रश्मि किसी इंसान के हाथ को कच्चा चबाकर खा रही थी। साथ ही उसके 3 सिर हो गए थे। ये देखकर वो चिल्लाती है। रश्मि बेटा, ये क्या किया तूने? और तेरे 3 सर कैसे हो गए? हे भगवान, अब क्या होगा मेरी बच्ची का? चली जा, मेरी नजरों के सामने से चली जा, वरना मैं तेरा भी यही हाल करूंगी। ये सुनकर कमला बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। कभी कभी चुड़ैल उसके शरीर से निकल जाती थी तो रश्मि शांत रहा करती थी, लेकिन चुड़ैल के कब्जा करने पर वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिद करने लगती है और उन्हें मार भी दिया करती थी। कमला के घर में डर का माहौल छा जाता है। तभी धीरे धीरे कमला अपने पति सूरज से कहती है। अजी सुनिए, अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। हमें अपनी बच्ची को कहीं दिखाना चाहिए। ये चुड़ैल पूरी तरह से हमारी बेटी पर कब्जा करके बैठी है। कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो? तुम सही कह रही हो। ऐसा करता हूँ, मैं उसे शहर लेकर चलता हूँ, पापा के पास। वही बताएंगे। वैसे भी वो इन सब के बारे में जानते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमें शहर चलना चाहिए। अगले दिन ही रश्मि और उसके माता पिता ट्रेन से शहर के लिए निकल जाते हैं। दोनों सहमे हुए उसके साथ थे कि कहीं चुड़ैल उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वहीं भीड़ की वजह से उन्हें कहीं पर सीट नहीं मिलती। तभी रश्मि कहती है, मुझे बैठना है, मुझे सीट चाहिए। ए लड़के, हट जा यहाँ से, मैं बैठूंगी यहाँ। अब मैं क्यों हटूं? मेरी सीट है ये, और वैसे भी मैंने इस सीट के लिए टिकट बुक की थी, तो मैं तुम्हें क्यों दूं अपनी सीट? नहीं देखा तू? नहीं देखा? ये कहते कहते रश्मि की आंखें लाल हो जाती हैं और तभी उसके माता पिता उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कराते हैं। बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दूसरी सीट मिल जाएगी। कमला के ये बोलते ही वो शांत हो जाती। रात के समय ट्रेन में सब सो रहे थे। तभी रश्मि अपनी 3 सिर वाले चुड़ैल रूप में आ जाती है और उस लड़के को मार कर कहती है, तू लड़ रहा था ना मुझसे सीट के लिए, अब तो तू इस सीट पर कभी नहीं बैठ पाएगा। ऐसे ही सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि उस लड़के को बेरहमी के साथ किसी ने मार डाला। कमला और सूरज जानते थे कि ये सब उसकी बेटी ने चुड़ैल बनकर किया है। कुछ देर बाद तीनों महेश के पास पहुंच जाते हैं। महेश रश्मि का दादा है। वहीं बड़ी चालाकी के साथ कमला और सूरज रश्मि को एक कमरे में बंद करके बैठा देते हैं और अपने पिता महेश से रश्मि के बारे में उसे सब बता देते हैं। पापा, आपको तो इन आत्मा वगैरह के बारे में सब पता है ना? अब आप ही अभी मेरी बेटी को बचा सकते हो। पता नहीं कैसे उस चुड़ैल ने रश्मि पर अपना कब्जा कर लिया है। हाँ पापा जी, बचा लीजिए मेरी बेटी को। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। प्लीज उस चुड़ैल को मेरी बेटी से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। महेश एक समय तांत्रिक का काम किया करता था। जब उसे अपनी पोती के बारे में दोनों से पता चलता है तो वो कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, वो कितनी भी डरावनी चुड़ैल हो, मैं अपनी पोती रश्मि से उसका पीछा छुड़ा कर ही रहूंगा। आज शाम को ही मैं विधि चालू कर दूंगा। शुक्रिया पिताजी। तू पागल है क्या? अरे अपनी पोती के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। शाम को महेश एक कमरे में रश्मि को घेरे में बिठाकर उसे वश में करने की कोशिश करता है और उस पर भस्म डालकर पूछता है, बता तूने ये क्यों किया? क्यों तू रश्मि के शरीर में है? नहीं बताऊंगी मैं। चुड़ैल की बात सुनकर गुस्से में महेश उस पर भस्म डालता है, जिसके बाद वो तिल मिलाते हुए कहती है, बता दियो। अकाल मृत्यु की वजह से मेरी आत्मा भटक रही थी। जब मैं साहिल के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी तो मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया और लोगों को परेशान करने लगी। तेरा समय खत्म हुआ, अब तुझे यहाँ से जाना होगा दुष्ट आत्मा। ये बोलकर महेश कठोर मंत्र के उच्चारण से चुड़ैल की आत्मा को एक बोतल में बंद कर लेता है और उस बोतल को समुद्र के बीचों बीच फेंकवा देता है, जिसके बाद रश्मि ठीक हो जाती है और खुश रहने लगती है। भूतिया किताब। Listen to me all students.
प्लीज शांति बनाए रखें। रात से पहले हम सभी को घर पहुंचना है। टूर पर घूमने गए सभी स्टूडेंट्स घर वापस लौट रहे थे। बस तेजी के साथ शाम के अंधियारे में तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक एक सुनसान भयंकर जंगल के पास बस झटके से रुक जाती है और कॉलेज का प्रिंसिपल कहता है, क्या हुआ ड्राइवर, बस क्यों रोक दी? सर, लगता है इंजन में तकनीकी खराबी आ गई है। सड़क एकदम सुनसान वीरान थी। जंगल के घने पेड़ आंधी तूफान की तरह लहराते हुए साए साए की आवाज कर रहे थे। साथ ही चमगादड़ों की टोली आसमान में उड़ते हुए शोर मचाते हुए और भी ज्यादा खौफ पैदा कर रहे थे। दूर दराज तक कोई आता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर प्रिंसिपल कहते हैं, एक मैकेनिक ढूंढने में इतनी देर क्यों हो रही है? रात होने को आ गई। मुझे नहीं लगता सर कि इस भूतिया रास्ते से कोई इंसान आता जाता होगा। कितना भयानक लग रहा है ये सड़क और ये जंगल। काफी देर राह देखने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। तभी एक डरावनी औरत न जाने कहां से उनके सामने आकर कहती है, लगता है आप भी मुसाफिर हैं। हमारी बस खराब हो गई है। सरकार ने इस रास्ते को बंद कर दिया है, इसीलिए यहाँ कोई आता नहीं। और तूफानी रात में तो किसी के आने की उम्मीद लगाना बेकार है। हाँ, पर एक रास्ता है। वो क्या है? यहाँ पास में एक पुरानी हवेली है। आप सभी चाहें तो आज की रात वहाँ रुक सकते हैं। इस डरावनी सड़क पर रुकने से अच्छा हमें इनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि मौसम भी काफी खराब है। सभी उस औरत के साथ हवेली आ जाते हैं। हवेली का बिगड़ा हाल देखकर कहते हैं, ओह गॉड, कितना डस्ट और जाला है यहाँ। क्या आप सचमुच यही रहती हैं? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बरसों से कोई आया नहीं गया नहीं। बट इट्स फैंटास्टिक। लगता है एक वक्त में ये हवेली फेमस लाइब्रेरी या कॉलेज हुआ करती थी। जी हाँ, कुछ बरस पहले यहाँ पर एक मशहूर कॉलेज और पुस्तकालय संग्रह हुआ करता था। हमें यहाँ की हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ आज की रात यहाँ काटनी है। टीचर संगीता को उस औरत की बातें और रूप अटपटी जान पड़ने पर हिचकते हुए कहती है, प्रिंसिपल सर, जाने क्यों मुझे ये जगह या और ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो क्या इतनी रात को यहाँ से निकलकर हम उस सुनसान सड़क पर भटकेंगे मिस संहिता? आज हम यहीं रुकेंगे। इट्स माय ऑर्डर। थोड़ी देर में सभी गहरी नींद में सो जाते हैं, पर शिमोना आधी रात तक जाग रही होती है कि खिड़कियों की खटर पटर से उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है जो काफी पुरानी होती है। फिर एक किताब से अट्रैक्ट होकर वो उस किताब को उठाकर कहती है, वाओ, ये बुक तो बहुत ओल्ड और हिस्टोरिकल जान पड़ती है। सिमोना हड़बड़ी के साथ किताब पढ़ने की लालसा में जैसे ही किताब का पहला पन्ना खोलती है तो उस पर लिखा होता है, किताब पढ़ना मना है। हाउ फनी थॉट्स। अब तो मैं इस किताब को जरूर पढ़ूंगी। जैसे ही वो उसको पढ़ती है, किताब के अंदर से एक बेहद डरावनी आवाज शिमोना के कानों में पड़ती है और दो हाथ बाहर निकलते हैं, जिसे देख खौफ के मारे किताब उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। फिर भूतिया किताब के अंदर से दो हाथ बाहर निकलकर उसे किताब के अंदर खींच लेते हैं और थोड़ी देर बाद किताब के पन्ने बंद हो जाते हैं। फिर रोमिल की आंख खुलती है तो वो शिमोना को गायब देखकर कहता है, ये शिमोना कहाँ चली गई? कहीं भी शांत नहीं रहती। फिर रोमिल की नजर भी उस भूतिया किताब पर पड़ती है, जिसके पन्ने खुलते ही अंदर से एक आवाज आती है, आ जाओ रोमिल, मेरे पास आओ। ये भयानक आवाज तो इस किताब से आ रही है। रोमिल आकर्षित होकर जैसे ही किताब के पास आता है, फिर से भूतिया किताब से आवाज आती है, मुझे पता है तू इस समय किससे बात कर रहा है। तू बात कर रहा है एक नरभक्षी चुड़ैल से। अचानक किताब के अंदर से एक बड़ी भयानक चुड़ैल बाहर निकलकर रोमिल की गर्दन पकड़कर किताब के अंदर समा जाती है। तभी भूतिया किताब बंद हो जाती है, पर ऐसा होते हुए टीचर संगीता देख लेती है और डर के मारे हुए उसके जुबान से तेज चीख निकल पड़ती है, आ! चुड़ैल, मुझे अभी जाकर प्रिंसिपल सर और बच्चों को इस भूतिया किताब के बारे में बताना होगा। संगीता कपकपाते पैरों से भागकर प्रिंसिपल सर के पास भागकर कहती है, राहुल, पिंकी, गेट अप, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें यहाँ से भागना होगा। वक्त देखा है आपने? रात के 2:30 बजे हैं। हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी। प्रिंसिपल सर, इस हवेली में एक भूतिया किताब है, वो शिमोना और रोमिल को निकल चुकी है। जैसे वो भागने के लिए कदम बढ़ाते हैं, लाइब्रेरी की तमाम किताबें हवा में उड़ते हुए उनके ऊपर बरसने लगती हैं। सभी जन बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं। प्रिंसिपल सर, कुछ कीजिए वरना लाइब्रेरी की किताबों की बौछार हम सभी की जान ले लेगी। अचानक प्रिंसिपल सर को एक मंत्र याद आता है और वो कहते हैं,
एक रास्ता है। मैंने एक स्कैरी बुक में एक हिब्रू मंत्र पढ़ा था। वहां लिखा था कि इस होली मंत्र के उच्चारण से हर शैतानी शक्ति अपना अस्तित्व बताने पर मजबूर हो जाती है। हमको एक दूसरे का हाथ पकड़कर यह मंत्र सर्कल में बैठकर दोहराना है, और याद रहे हमें हाथ नहीं छोड़ना। सभी सर्कल बनाकर लाइब्रेरी के टेबल पर बैठकर मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र दोहराते हुए कहते हैं, Inferato Espirisit, Considerato Unmeritus, Inferato Considerato Unmeritus। सभी एक साथ मिलकर मंत्र को दोहराते हैं कि चुड़ैल भूतिया किताब से बाहर निकलती है और लाइब्रेरी की लाइट जलने बुझने लगती है और चुड़ैल सर्कल के चारों तरफ उड़ते हुए चक्कर लगाकर कहती है, बंद करो इन मंत्रों को जपना। मैंने कहा रोको। इस मंत्र को तुम ऐसे नहीं मानोगे तो तुम्हारे ये 2 कौड़ी के मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुड़ैल गुस्से में आकर आग बबूला होकर जोर से चिल्लाती है, जिस कारण हवेली के सभी खिड़की दरवाजे के कांच टूटकर सर्कल के चारों ओर बिखर जाते हैं और एक टुकड़ा राहुल की गर्दन पर आकर चुभ जाता है और मंत्र रुकने के साथ चुड़ैल कहती है, क्या हुआ? तुम्हारे मंत्रों के उच्चारण रुके ही क्यों? हाँ, रुकते ही एक तार टूट गई, मंत्र अधूरा रह गया। अब मैं तुम सबको मारकर तुम्हारी आत्माओं को अपने भूतिया किताब में हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। पर तुम्हें लोगों को मारकर क्या मिलता है? मजा आता है, सुकून मिलता है। लगता है तुम्हारी नजरें किसी को खोज रही हैं। वो औरत कहाँ गई जो हमें यहाँ लेकर आई थी? लगता है तुम शायद इसे ढूंढ रही हो। इसका मतलब वो औरत तुम ही थी? हाँ, चुड़ैल होना कोई भी रूप ले सकती हो। छलावा करना तो मेरी पुरानी आदत है। आखिर तुम इस किताब में कैद हुई कैसे? पहली बार ये बात किसी ने पूछी है। सुनो, हवेली के आकार के ढांचे का बना ये लाइब्रेरी एक वक्त में कॉलेज हुआ करता था। कॉलेज में पढ़ने वाली अहाना को किताबों का बहुत शौक था। वो घंटों लाइब्रेरी में बैठकर रहस्यमय किताबों को पढ़ा करती थी, जिस कारण उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना ही बंद कर दिया, जिसे देखकर कॉलेज प्रिंसिपल कहते हैं, तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी अहाना। तुम तो इस कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट थी। तुम्हें पता भी है तुम फाइनल एग्जाम में फेल हो चुकी हो। पासिंग मार्क्स भी नहीं ला सकी तुम। ये जानकर अहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो देर रात लाइब्रेरी के बेंच पर बैठकर आंसू बहाती है और कहती है, इन किताबों ने मेरा भविष्य उज्जवल होने से पहले ही मिट्टी में मिला दिया। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। किताब पर सर रखकर अहाना हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है, जिस कारण उसकी आत्मा उस किताब के अंदर ही कैद हो जाती है और कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को मारने लगती है, जिस कारण उस कॉलेज पर हमेशा के लिए ताला लग जाता है। मेरी अधूरी दास्तान पूरी हो गई, अभी तुम्हें मरना भी तो है। चुड़ैल चारों ओर तूफानी बवंडर मचाने लगती है। तभी प्रिंसिपल की आत्मा आकर कहती है, अगर तुम इस चुड़ैल से बचना चाहते हो तो इस भूतिया किताब को जला दो। सुबह के 4 बजते ही पहर बदल जाएगा। उस समय ये एकदम कमजोर होती है। फिर प्रिंसिपल की आत्मा गायब हो जाती है और घड़ी की आवाज बजते ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। 4 बज गए, हमें इस किताब को जलाना होगा। फिर वो आग जलाकर भूतिया किताब के सभी पन्ने फाड़कर उन्हें भस्म करते हैं और आग की लपटों से कंकाल की परछाई बाहर निकलकर फूट पड़ती है। तभी चुड़ैल गायब हो जाती है। इसी के साथ भूतिया किताब का किस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। चुड़ैलों का मछली बाजार। सीता गीता दोनों जुड़वा बहनें अपने बीमार पिता हरीश के पास बैठी थी। एक उसका सिर दबा रही थी तो एक उसके पैर दबा रही थी। कितने दिन हो गए हैं गीता, पिताजी अभी तक बीमार हैं। जल्दी से भगवान जी उन्हें ठीक कर दें। माँ ने तो पैसे देने से इनकार कर दिया। तू परेशान मत हो सीता, डॉक्टर ने बोला है ना, हमें थोड़े से पैसे जमा करने होंगे जिससे पिताजी की आंखों का ऑपरेशन हो जाए। सही बोला तूने, मोतियाबिंद की वजह से पिताजी के शरीर में भी इस उम्र में दर्द रहता है। बस बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? बेटियां कभी पिता के पैर नहीं छूती न दबाती है। मेरी फिक्र मत करो बेटा। पिताजी, आपकी सेवा करना हमें बहुत अच्छा लगता है। सेवा की बच्ची, तुम दोनों यहाँ कब से बैठी हो? जाओ और जाकर मछलियाँ पकड़ो। शाम के खाने में आज वही बनाऊंगी। अगर नहीं लाए तो तुम दोनों को खाना भी नहीं दूंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो मोहना? बच्चों से कोई ऐसे बोलता है क्या? रोज खाने का इंतजाम तो वही करती हैं। अरे शर्म करो। तुम कुछ भी मत बोलो, खटिया पकड़कर लेटे रहो। वैसे ही रहो, घर का खर्च मुझे देखना है। मैं देख लूंगी। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से, और बड़ी मछली लाना। जी माँ। पिताजी, आप अपना ख्याल रखना। ये कहते ही दोनों बच्चियां मछली पकड़ने जाल लेकर नदी किनारे पहुंच जाती हैं और जाल फेंककर दोनों पत्थर पर बैठ जाती हैं।
फिर मछली का चारा डालकर मछलियों को खींच कर निकालती है और बाल्टी में डालती है। ये ले सीता, एक और मछली हाथ लग गई, जल्दी पकड़, हिल रही है। हाँ हाँ पकड़ ली। यार हमारी सौतेली माँ हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? गीता मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही है? अरे मैं तो ये सोच रही हूँ पिताजी का आंखों का कैसे ऑपरेशन होगा, इतने पैसे कैसे आएंगे? हाँ सबसे ज्यादा पिताजी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि छोटी माँ हमारा ख्याल नहीं रखती और पिताजी को कैसे बोलती हैं। हमें ही पिताजी के लिए कुछ करना होगा। मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम इस नदी से मछलियां पकड़कर मंडी में इन मछलियों को बेचें और उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे हम पिताजी का इलाज करवाएंगे। और हाँ, माँ को नहीं बताएंगे। तूने बिल्कुल सही कहा। और अगर माँ को पता चला तो वो हमसे ये पैसे भी छीन लेंगी। तो चलो अभी मछलियां इकट्ठा कर लेते हैं, उनमें से 2-4 छोटी माँ को जाकर दे देंगे। ये कहते ही दोनों मछलियां पकड़ने की कोशिश करती हैं। कुछ ही देर में बहुत सारी मछलियां पकड़कर जमा कर लेती हैं। घर जाकर दोनों मोहना को वो मछलियां दे देती हैं और फिर बाजार में मछलियां बेचने चली जाती हैं। आइए आइए सभी लोग आइए, मच्छी लीजिए, मच्छी ताजी ताजी मच्छी, छोटी मच्छी बड़ी मछली, आइए आइए और खाने में फिश फ्राई फिश कटलेट बनाइए। सुनो जरा, मुझे आगे वाली सारी मछलियां दे दो। ये लो पैसे जी, ये रही आपकी ताजी ताजी मछलियां। दोनों कुछ ही घंटों में मछलियां बेचकर नदी के किनारे आकर पेड़ के पास गड्ढा करके वहीं पैसे दबा देती हैं और कहती हैं, चलो अब से पैसे यहीं जमा करके डालेंगे हम। तभी पानी में कोई हलचल होती है। अरे पानी में कोई हलचल हो रही है, मुझे लग रहा है कोई बड़ी मछली है। चल चल उसे पकड़ते हैं, घर ले जाएंगे। हाँ हाँ चल। दोनों ऐसे ही अपना मछली का जाल लेकर उस पानी में डालती हैं और खींचती हैं कि जाल पर ज्यादा जोर पड़ता है और दोनों नदी में ही गिरकर मर जाती हैं। दोनों चुड़ैल जब बाहर आती हैं तो कहती हैं, अरे यार वो तो कुछ भी नहीं था, लकड़ी में जाल फंस गया हमारा। सही बोला तूने, और उसकी वजह से उनके सर में चोट भी लग गई, पर कोई बात नहीं, अब घर चलते हैं। दोनों जैसे ही घर जाने के लिए होती हैं कि पानी में उन दोनों को अपनी लाश तैरती हुई दिखाई देती है और घबरा कर वो कहती हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हम दोनों मर चुके, हमारी लाश, अब हम क्या करेंगे? बाबा का इलाज कैसे होगा और उनका ध्यान कौन रखेगा? क्या हम इस रूप में नहीं जा सकते? नहीं, हे भगवान, हमारे पिताजी बहुत परेशान होंगे, हमें उनके लिए ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ने हैं। आप हम पर दया कीजिए कि हम दोनों इंसानी रूप में अपने पिताजी के साथ कुछ समय रह पाए। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे आप हमें अपने साथ ले जाना। सीता की प्रार्थना सुनते ही आकाश से एक तेज रोशनी उन दोनों बहनों पर पड़ती है और दोनों इंसानी वेश में आ जाती हैं। शुक्रिया भगवान जी, आपने हमारी बात सुन ली। चलते चलते हमें बहुत लेट हो रहा है, छोटी माँ गुस्सा करेंगी हम पर। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँच जाती हैं। तभी गुस्से से मोहना कहती है, 4 घंटे हो गए तुम्हें, इतनी देर से कहाँ थी? घर की जिम्मेदारी भूल गई हो या घर के काम भूल गई हो? कौन करेगा? चलो काम पर लगो। जी माँ, हम अभी आते हैं। ये बोलकर दोनों अपने जादुई शक्तियों से सभी घर के काम निपटा देती हैं। तभी मोहना कहती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? या चुपचाप बैठकर काम कर लिया सारा? हाँ माँ, सारा काम हो चुका है। ठीक है, जाओ जाकर खाना खा लो और अपने पिता को भी खिला देना। जी माँ। ये बात सुनकर जैसे ही सीता अपने पिता और अपनी बहन के लिए खाना परोसकर खाती है तो उसके मुंह में कंकड़ आ जाता है और वो बोलती है, इसमें तो कंकड़ है, दांत में लग गई। क्या? मेरा प्लेट का सही होगा। इसमें भी कंकड़ है। अच्छा हुआ हमने पिताजी को ये खाना नहीं खिलाया, वरना वो तो परेशान हो जाते इस उम्र में। माफ करना भगवान जी, लेकिन आपकी शक्तियों से हम पिताजी को खाना बना के देंगे। ये तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रही हो बेटा? कुछ नहीं पिताजी। तभी दोनों शक्तियों से खाना बनाकर हरीश को खिला देती हैं, जिसके बाद वो सो जाता है। गीता, यहाँ पर छोटी माँ नहीं है, चल हम दोनों मछली पकड़कर बेचते हैं। पिताजी की आंखों का ऑपरेशन कराना है ना, तो पैसे भी चाहिए। इस तरह दोनों बहनें इंसानी रूप में रहकर भी अपनी चुड़ैल शक्तियों से मछलियों को जल्दी पकड़कर मंडी में चली जाती हैं और बेचते हुए कहती हैं, मच्छी ले लो, मच्छी ताजी ताजी मच्छी ले लो, आओ बढ़िया बढ़िया बनाकर खाओ। जल्दी आइए, मछलियाँ ले जाइए, 3 बड़ी मछली के साथ 1 मछली बिल्कुल फ्री। जल्दी जल्दी आइए।
मुझे वो 3 बड़ी मछली दे दीजिए, ताजी तो है ना? जी जी ले जाइए। चलिए चलिए, ताजी मछलियाँ खत्म कर दीजिए। मछली जल की रानी है, खाना हमको जरूरी है। कढ़ाई को हाथ लगाया तो जल जाओगे, मछली को कांटे के साथ खाया तो मर जाओगे। अरे सुनिए, मुझे ये सारी मछली दे दीजिए, आज मेरे घर में पार्टी है। जी बिल्कुल, ये लीजिए, इसका दाम 300 रुपए हुए। अशोक सारी मछलियाँ लेकर चला जाता है। तभी गीता चुड़ैल कहती है, हमारी मछली खत्म हो गई, अब क्या हम दोबारा नदी किनारे जाएं क्या? नहीं नहीं, जादू से ही मछली ले आते हैं, ठीक है? दोनों चुड़ैल बहनें अपने जादू से ही और मछलियाँ लाकर बाजार में लोगों को मछलियाँ बेचने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक वो करती हैं और जब उनके बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो अपने पिताजी से कहती हैं, पिताजी आप ठीक तो है ना? खड़े हो जाइए, हम आपको कहीं ले जा रहे हैं। पर बेटा, कहाँ ले जा रहे हो? हम आपका ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। पर तुम पर पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें देने से मना कर दिया था। पिताजी, हमने अपनी मेहनत से मछलियाँ बेचकर पैसे कमाए हैं, अब आप चलिए, उसके बाद हम आपको जरूरी बात बताएंगे। ठीक है, चलो। कहाँ जा रही हो तुम दोनों इन्हें लेकर? माँ, आप पिताजी का ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप भी आ जाइए। मुझे नहीं आना, तुम ही जाओ। और पैसे कहाँ से लाई हो? चोरी करी है क्या? खैर मुझे क्या। दोनों चुड़ैलें अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहाँ डॉक्टर उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करता है। कुछ देर बाद उसका ऑपरेशन हो जाता है। 2 दिन बाद उसकी बेटियां उसे घर लाती हैं। अपने असली रूप में वो आती हैं। चुड़ैल, चुड़ैल हरीश, तुम्हारी दोनों बेटी चुड़ैल हैं? यही बात हम आप दोनों को बताना चाहते थे छोटी माँ। पिताजी, हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। वो पिताजी, हम दोनों मर चुकी हैं। पैसे कमाने के लिए हम मछलियाँ पकड़ रही थी और नदी में फिसलकर गिर गई। ये हमारा असली रूप है। क्या इतना सब हो गया? मेरी आंखों के लिए तुमने अपनी जान दे दी बेटा। माफ करना पिताजी, पर अब हम दोनों को यहाँ से जाना होगा हमेशा के लिए, इसलिए आप अपना ख्याल रखना। बेटा रुको, जाने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ आज तक जो भी बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुमने मरकर भी अपना फर्ज निभाया और मैं जिंदा होकर भी ना निभा सकी, पर अब वादा करती हूँ तुम्हारे पिता का बहुत ख्याल रखूंगी। शुक्रिया माँ, अपना ख्याल रखना पिताजी। ये कहते ही दोनों के सिर के ऊपर एक रोशनी आती है और वो दोनों हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त हो जाती हैं।